चलिए कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा धीरे चल रहे हैं अपन। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ी आंसर राइटिंग की बात कर दी थी, बट अब हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर मेंस वाली बातें अगर यहाँ करने लग गए तो फिर ये प्रीलिम्स का फिर थोड़ा जो अपना टारगेट मतलब 50 दिन का है वो लंबा चल जाएगा। फिर आप चिंता मत कीजिए। जब हमें ऐसा लगेगा कि अब टाइम कम है या फिर मतलब वैकेंसी आने ही वाली है, पता चल जाता है जब आने वाली होती है तो हम लोग डेली की 2-2 क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, मतलब अपलोड करना, ताकि आप लोगों को आसानी हो और जल्दी से सारा का सारा जो सिलेबस है प्रीलिम्स का एक बार वो खत्म हो जाए। अभी जब वैकेंसी बहुत दूर है, अभी वैकेंसी जब दूर है वैकेंसी, तो हम लोग सोच रहे हैं कि आप रोज एक एक सीमित चीज ही पढ़े और उसको फिर आप अच्छे से रिवाइज कर पाए, इसलिए हम एक एक क्लास ही पब्लिक कर रहे हैं, है ना। तो आप हम पहले ये खत्म करते जल्दी से और फिर अपन और बात करेंगे जब कभी संडे को या फिर ऐसा कोई दिन होगा जब क्लास रिकॉर्डिंग जब नहीं होगी, तो हम किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं, वो चाहे मेंस का हो या फिर मतलब कोई और टॉपिक हो, उस पर हम बात कर सकते हैं। मेंस के किसी भी सब्जेक्ट पे भी बात कर सकते हैं। सब चीज़ बहुत सारी चीज़ें मतलब मेंस को लेके, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम इसको ख़त्म करते हैं। हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में आए। हम लोगों ने हम संघ सरकार पढ़ रहे थे। संघ सरकार के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कार्यपालिका, ठीक है। अब कार्यपालिका में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आर्टिकल 74 में मेंशन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होती है, ठीक है, जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, ये 74 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति को अपने कार्यों के निर्वहन के समय मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। मतलब राष्ट्रपति जो भी डिसीजन लेगा, जो कुछ भी करेगा, जो भी उसका मतलब कार्य होगा, वो हर कार्य के पीछे मंत्री परिषद की सलाह उनको लेनी है और वो बाध्य भी है, ठीक है, आवश्यक होगा, ठीक है। ये ऐड कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने 42nd संविधानिक संशोधन 76, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद से उसकी सलाह पर केवल एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है मंत्री परिषद से, उसकी सलाह पर केवल एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद उसे दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। राष्ट्रपति को एक बार मतलब ये थोड़ा बहुत अमेंड हो गया यहाँ पे, ये अमेंड हो गया यहाँ पे, तो आवश्यकता जो भी बोला वो करना ही करना है। यहाँ पे लिखा कि एक बार वो वापस मतलब पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद में अगर वापस वो सलाह दे दी गई है तो उनको मानना है। 44वें संवैधानिक संशोधन ये गवर्नमेंट चेंज हो चुके थे। यहाँ पर कोई न्यायालय ये जांच नहीं कर सकता कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई थी या नहीं, अथवा वह सलाह क्या थी। जो भी काम होगा वो सीक्रेसी में होगा। जो भी मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देंगे उसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं हो सकता। उसमें न्यायालय मतलब इन्वॉल्व नहीं होगा कि वो सलाह क्या दी भी गई थी या नहीं दी गई थी, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। न्यायालय में इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल 74 ये 75 ये 74 आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेंस में बहुत कम आता है ये आर्टिकल, हमें समझ में नहीं आता कि यूज क्या करना है। हम मेंस में जब पढ़ेंगे सब बताएंगे आपको कि कौन सा आर्टिकल किस तरह के क्वेश्चंस के अंदर यूज हो सकता है, और वो करना है आपको। 10 में से 5 मिलते हैं ना, ये रीजन है। हमें पता ही नहीं होता, हम लोगों ने ऐसी पढ़ाई की ही नहीं है आज तक, इसलिए हमें पता ही नहीं होता। चलो अब ज्यादा उसके अंदर में घुसूंगा तो ये भी क्लास लंबी हो जाएगी। आर्टिकल 75 मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध या विशेष अधिकार वगैरह सब लिखे हुए होंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ये सबसे पहली लाइन थी अपने इस बुक की, पता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि 15% होगा, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। जो मिनिस्टर्स होंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, उनकी संख्या जो टोटल उस हाउस की मतलब लोकसभा की जो टोटल जो संख्या है उसका 15% होगा।
और ये जोड़ा गया था 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। 10th शेड्यूल दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया संसद सदस्य अयोग्यता की स्थिति से मंत्री नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होगा। जिसको दल बदल कानून के के अंतर्गत दोषी ठहरा दिया गया है वो मंत्री भी नहीं बन सकता। जिस डेट से उसको दोषी ठहराया है वो मंत्री भी नहीं बन सकता। जब सांसद ही नहीं रहा वो, तो मंत्री तो कैसे बनेगा, राइट? उसका कार्यकाल समाप्त न हो जाए या वह पुनः निर्वाचित न हो जाए, इसमें से जो पहले हो। अगर कार्यकाल समाप्त हो गया और वो फिर से मतलब इलेक्ट हो गया तो बाद में वो वापस बन सकता है। ठीक है। यदि राष्ट्रपति की प्रसन्नता, मतलब प्रसाद पर्यंत सॉरी मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री को हटा सकता है, इवन प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो मिनिस्टर। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बराबर। मंत्रिपरिषद ये सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। याद रखिएगा, यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और वो साधारण बहुमत से पास किया जाता है। अगर वो पास हो जाता है तो क्या होता है, उसमें ये लिखा हुआ है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है, मतलब सरकार गिर जाएगी। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी, जिसमें राज्यसभा के मंत्री भी शामिल होते हैं। अगर कोई मंत्री राज्यसभा से आता है तो उनको उनके वो मंत्री भी हट जाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर कोई मिनिस्टर राज्यसभा से, जैसे कि अश्विनी वैष्णव जी, इलेक्टेड नहीं है, वो नॉमिनेटेड है, सांसद है, वो राज्यसभा का सांसद है लेकिन वो मिनिस्टर है। बराबर, वो भी इंक्लूड है इसके अंदर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ये प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है। याद रखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, एक एक लाइन सारे इंपॉर्टेंट है। फालतू चीज मैंने लिखी ही नहीं है यहाँ पे, और जो लिखी है वो एक एक लाइन काम की है। कोई और नोट्स आप पढ़ते हो ना, वैसे मत पढ़ना कि चलो ये पढ़ ले, ये छोड़ दो, ये पढ़ ले, ऐसा नहीं। इसकी एक एक लाइन काम की है, इसलिए ये 150 पेज में है। बराबर। अदरवाइज प्रीलिम्स इंडियन पॉलिटी अगर आप मार्केट में देखेंगे 400-450 पेज से कम नहीं है। अगर इस पूरा सिलेबस अगर एक साथ उन्होंने दिया है तो नहीं हो सकता 400 पेज से कम। ये 150 पेज में क्यों है? क्योंकि काम की चीजें ही हैं सारे की सारी, तो छोड़ना एक भी लाइन में छोड़ना है। उनसे भी ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसके अंदर, चाहे 150 पेज है, छोड़ा कुछ नहीं गया है, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। आपने अगर छोड़ दिया तो नुकसान हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, ये लोकसभा में आएगा, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है, जिसमें राज्यसभा के मंत्री भी शामिल है। ठीक है जी। मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व 3rd शेड्यूल के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसमें दो चीजें, पद और गोपनीयता की। और ये मेंशन का है 3rd शेड्यूल में, हम लोगों ने पढ़ी थी 3rd शेड्यूल। संसद जो प्रत्याशी है, जो सांसद प्रत्याशी है, उसकी शपथ होती है उसमें। सांसद होता है, उसकी शपथ होती है उसमें। फिर वो मंत्री बन जाता है, उसकी भी शपथ होती है उसमें। पढ़ा था हमने, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं रहता तो वह मंत्री पद पर बना नहीं रह सकता। इसको आप अलग तरह से भी पढ़ सकते हैं। लाइक व्हाट? लोकसभा का चुनाव हो गए, सरकार फॉर्म हो गई, अब मंत्री बनाने हैं, तो अगर कोई संसद का सदस्य नहीं है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो, अगर वो सदस्य नहीं है तो भी वो मिनिस्टर बन सकता है। शर्त यह है
कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको सांसद बनना है। अब चाहे वो इलेक्ट होके बने या फिर उसको नॉमिनेट करे गवर्नमेंट, उसको सांसद 6 महीने में बनना है। अगर वो 6 महीने तक सांसद नहीं बनता है, संसद का सदस्य मतलब सांसद वो नहीं रहता है, तो फिर वो मंत्री पद पर भी नहीं रहेगा। ठीक है जी। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं, संसद द्वारा किए जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट चीज ये है बस, और कुछ नहीं। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक वे जो जो सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है ना, वेतन और भत्ते उसके अनुसार दिए होंगे। ठीक है। टिप्पणी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, मंत्रिपरिषद के अंदर क्या होता है वो लिखा है यहाँ पर। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में ये चार होते हैं। अगर इंग्लिश में बोलूं तो कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर। ये चार मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर। ठीक है। अब मंत्रिमंडल, कैबिनेट, ये वर्ड जो है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 352 में जोड़ा। ये 352 किससे रिलेटेड है, हमने अभी जस्ट मतलब पिछली क्लास में पढ़ा था। तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए 352 आर्टिकल 352 किससे संबंधित है। ऐसे ही याद होंगे ये आर्टिकल? आपको क्या लगता है आप एक साथ बैठेंगे और सब याद करेंगे? नहीं, जहां जहां सामने आ रहा है वहां वहां आप कोरिलेट करो उसको, तो वो याद रहेंगे। और वो जो याद रहेंगे ना वो कभी भूल नहीं पाओगे, और उनको यूज क्या करना है वो भी आपको आ जाएगा। अगर आप खुद से याद करके जाओगे सारे के सारे आर्टिकल्स लिख के कि ये 1, ये 2, ये 3, ये, उसका यूज नहीं कर पाओगे आप कहीं पे भी। रट तो लोगे, मेंस में यूज नहीं कर पाओगे। मेंस में यूज करने के लिए जब आप पढ़ रहे हो वो आर्टिकल सामने आ गया तो याद करो ये कहां आया था, और सामने इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आया था सामने अभी जस्ट इसके पहले की क्लास थी उसके अंदर ही आया था। और कहां पे आया था? जब हम राष्ट्रपति के काम पढ़ रहे थे, कार्य पढ़ रहे थे, आपातकाल में राष्ट्रपति के काम कार्य पढ़ रहे थे तब ये आया था, अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था। ठीक है। ये कैबिनेट जो वर्ड है ये 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था आर्टिकल 352 में। इसमें केवल मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इसके अंदर। ये कैबिनेट के अंदर सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं। अनुच्छेद 88 प्रत्येक मंत्री को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में, ये लिखा हुआ है, कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे वो लोकसभा से हो मिनिस्टर, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, वो दोनों हाउस में की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है मिनिस्टर को, सांसद को नहीं। लोकसभा का सांसद लोकसभा में ही बोलेगा। अगर वो सांसद वो मिनिस्टर है तो वो दोनों हाउस में जा सकता है और बोल सकता है, क्योंकि सवाल तो दोनों हाउस में पूछे जाएंगे और जवाब मिनिस्टर देता है। कॉमन सेंस है। लेकिन लिखा हुआ 88 में ये, परंतु वह केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य है। मतदान अगर करना है कोई बिल पे या किसी भी प्रस्ताव पे, तो वो उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो मेंबर है। लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा के अंदर ही मतदान करेगा वो। सिंपल चीजें हैं। जैसे ये आर्टिकल अगर आपको याद भी नहीं होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, जो बात लिखी है ना ये याद होनी चाहिए। प्रीलिम्स के अंदर ये पूछा जा सकता है, इसलिए कह रहा हूं ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 88 जो बात लिखी है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताता चलता हूं। लाइक मैंने बताया था 74, 75 इंपॉर्टेंट है, बताया था ना मैंने अभी। वो याद रखने हैं। 88 याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा। ये अपन ने पढ़ा भी था। 78 अपन ने पढ़ा था, कहां पढ़ा था?
प्रधानमंत्री का संवैधानिक काम है ये। क्या काम है, वापस पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। संघ के, अपन ने पढ़ा था, प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को देना, ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है ये प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी को उपलब्ध कराना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की। यदि राष्ट्रपति अपेक्षा करे तो किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करना, यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर की एक ही ड्यूटी लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, 78 में। ऐसे ऐसे सीएम की भी है, पढ़ेंगे अपन आगे 167 में। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये अनुच्छेद 76 में है, ये तो याद रह ही जाएगा, एक ही तो आर्टिकल इसमें पूरा, आर्टिकल 76 में। ये क्या है, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है, अटॉर्नी जनरल, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के की योग्यता रखता हो, उस आदमी को अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति। उसके जैसे उस योग्यता वाले आदमी को अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 76 में लिखा हुआ ये। वह भारत सरकार के विधिक विषयों, लीगल, भारत सरकार के विधिक विषय मतलब लीगल जो सब्जेक्ट्स है उस पर परामर्श देता है, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन भी करता है। ये दोनों काम है इसके। इसके अलावा क्या है, उसे भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार है। वो राष्ट्रपति, ये भी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही काम करते हैं अटॉर्नी जनरल भी, जब चाहे उसको हटा सकते हैं। उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, संसद नहीं, राष्ट्रपति। सैलरी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है अटॉर्नी जनरल की, ना कि संसद। अभी तक हम लोग सारी चीजें संसद 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 पढ़ रहे थे, बराबर, कि संसद विधि के माध्यम से सैलरी तय करेगी, बराबर। अटॉर्नी जनरल की सैलरी राष्ट्रपति, इंडिपेंडेंट है ये, इसका मतलब। महान्यायवादी के अधिकार क्या है, भारत सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार है। किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है और पैरवी कर सकता है, हियरिंग कर सकता है सरकार की तरफ से। संसद के दोनों सदनों तथा उनकी समितियों, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, संसद के दोनों सदनों, अटॉर्नी जनरल जो है वो दोनों हाउस के अंदर तथा उनकी समिति, जो समितियां बनी रहती है ना अंदर, वो की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। दोनों सदनों की कार्रवाई में जा सकते हैं और दोनों सदनों के अंदर जो समितियां बनी होती है, जो कमिटीज बनी होती है, उनकी कार्रवाई में भी भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान का अधिकार नहीं होता। क्यों? कॉमन सेंस है, मतदान तो सिर्फ मेंबर करेंगे ना, 543 ही करेंगे लोकसभा के केस में, तो मतदान करने का अधिकार नहीं होता इनको, ठीक है। ये अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ, ये भी, वो इंफॉर्मेशन भी और ये भी। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के अंतर्गत संसद सदस्यों के समान विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्राप्त है। ये जो 105 जो सांसद को विशेषाधिकार मिले हुए 105 के अंदर, और 194 में जो एमएलए को मिले हुए विशेषाधिकार, वो के वो सेम विशेषाधिकार अटॉर्नी जनरल को भी मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक तो आपको 76 या इसके अंदर याद रखना है जहां वो मेंशन है, एक 88 याद रखना है, एक आपको याद रखना है 105/194, इसके अंदर ये मेंशन है, इसके अंदर संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं और संसद के दोनों सदनों में जो समितियां बनी होती है उनकी कार्रवाई में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग के राइट्स नहीं होते इनके पास, क्योंकि ये सांसद है ही नहीं, एक्चुअल में ये सांसद नहीं है, उस सदन के सदस्य नहीं है। इसलिए 105 में विशेषाधिकार जो सांसदों को दिए गए वो इनको मिलेंगे, और ये सेम चीज है, ये एमएलए को विशेषाधिकार मिले हुए हैं। महान्यायवादी के कार्यों
ऊपर सीमाएं, क्या क्या लिमिटेशन है इनके काम पे। वे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, किंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। ये रिपीट कैसे हो रहा है? वॉर रूम के कंटेंट में कोई चीज रिपीट होती है तो मुझे अजीब लगता है। उन्हें भारत की स्थिति के विपरीत कोई व्यक्तित्व देने से विरत रहना चाहिए। विरत मतलब दूर रहना चाहिए, हटना चाहिए, अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए। मतलब भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे वो। भारत एक्चुअली भारत सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो उन्हीं के वकील है। एक्चुअली वो वकील है, एक तरह से वो सरकार के वकील है। ठीक है, वे सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकते कुछ भी बात। वे सरकार के विरुद्ध वाद विवाद में संलग्न किसी पक्ष को विधिक परामर्श नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो खुद सरकारी वकील है, सरकार के वकील है। तो सरकार के खिलाफ जो केस लड़ रहा है उनको परामर्श कैसे देंगे? विधिक लीगल एडवाइस उनको कैसे दे देंगे? ये नहीं दे सकते। ठीक है, किसी निजी कंपनी में निदेशक पद स्वीकार करने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन सरकार की पूर्व अनुमति के बाद में ही। याद रखिएगा, ये भी ऑप्शंस में आएंगे ये सारे के सारे वहां पे प्रीलिम्स में। सरकार की अनुमति के बिना वे आपराधिक मामलों में आरोपित व्यक्तियों का पक्ष नहीं ले सकते। अगर कोई क्रिमिनल केसेस मतलब क्रिमिनल केसेस में अगर उनको पैरवी करनी है किसी व्यक्ति की, तो सरकार के बिना पूछे नहीं कर सकते वो। ठीक है जी, ये करंट का है, कुछ फैक्ट है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणि, ठीक है, महान्यायवादी की सहायता के लिए एक महाधिवक्ता होता है। सॉरी, ये अटॉर्नी जनरल, ये अटॉर्नी जनरल, ये सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तुषार मेहता। मेरा मीडियम इंग्लिश है। अगर मैं कहीं हिंदी में इंग्लिश करने में अगर थोड़ा सा भी गलत कर दूं तो माफ कर दीजिएगा। मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन मैं आपके लिए, क्योंकि मैंने एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे के अंदर मैंने देखा कि 90% स्टूडेंट आरएस के अंदर हिंदी मीडियम के है। तो मुझे लगा 90% के साथ अन्याय करने से बेटर है कि इंग्लिश वाले राजस्थान के ही हैं, हिंदी वो भी समझ लेंगे, तो दोनों के साथ न्याय हो जाएगा। अन्याय किसी के साथ नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो न्याय दोनों के साथ हो जाएगा। और एक्चुअली प्रीलिम्स के अंदर आपको गोले पढ़ते हैं, वहां पे आपका मीडियम तो दिखाना नहीं है। आपने हिंदी में पढ़ के आंसर दिया है कि मतलब इंग्लिश में पढ़ के आंसर दिया है, वहां पे वरना तो गोला ही है। उस एग्जामिनर को क्या मतलब आपने हिंदी में पढ़ के आंसर दिया है कि मतलब इंग्लिश में पढ़ के आंसर दिया है, कोई मतलब नहीं है। तो जब हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो भी समझ तो सकते ही है। और ऐसी कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में होता है ही नहीं। मेरा इंग्लिश मीडियम है, मैंने भी कहीं ना कहीं से कोचिंग करी है। हिंदी मीडियम, हिंदी में ही एडुकेटर बोलते थे, बराबर। आपका कंटेंट इंग्लिश में होना चाहिए, वो आपके पास है, देखिए, है ना, इंग्लिश में बुक है अपने पास। नेक्स्ट, संघ सरकार। पहले हम लोगों ने कार्यपालिका पढ़ ली, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे विधायिका, अनुच्छेद 79 to 123। इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले तो वो देख लेते हैं। विधायिका पढ़े, लेजिस्लेचर, ठीक है, कानून बनाते हैं ये लोग, सारे सांसद इसमें पढ़ेंगे। आर्टिकल 79 सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद में पढ़ेंगे आर्टिकल 80 जिसमें राज्यसभा है, फिर आर्टिकल 81 जिसमें लोकसभा के बारे में दे रखा है इंफॉर्मेशन, फिर 82 to 88 हमने इनको बांट दिया है ताकि आपको समझने में और याद रखने में आसानी हो। सारे एक साथ में लिखवा दूं, कैसे याद रखोगे इतने सारे? 80 मतलब 79 से लेकर 123 ऐसे कैसे याद रखोगे? हम लोगों ने इसको बांट दिया है छोटे छोटे ग्रुप में ताकि आप इसको याद रख लेंगे। ये एक सिंगल याद रह जाएगा, ये एक सिंगल याद रह जाएगा, ये एक सिंगल याद रह जाएगा। अब ये जो है 82 to 88 इसमें संसद की बात की गई है और उसके अंदर भी मतलब प्रतिनिधित्व कौन कौन करता है और कौन से मतलब पदाधिकारी होते हैं, उनसे रिलेटेड आर्टिकल है ये 82 to 88। ये आपको याद रहेंगे। फिर इस तरह से मैंने तोड़ दिया इनको, ठीक है। और फिर 89 to 96 इसके अंदर क्या है? इसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और उप सभापति के बारे में लिखा हुआ है।
ये अलग से याद रह जाएगा आपको। फिर उसके बाद में 100 से 123 में संसद के अंदर क्या है, विधायी, वित्तीय तथा प्रक्रिया संबंधित उपबंध है इसके अंदर। ये इस तरह से याद हो जाएंगे आपको, मतलब बजट वजट सब इसके अंदर आ जाएगा। बिल मतलब कैसे बनता है, फिर कैसे उसकी रीडिंग्स होती है, फिर वो पास होता है, वोटिंग होती है ना। फिर बजट से रिलेटेड मनी बिल, अपना फाइनेंस बिल, है ना, ये सारी चीजें यहाँ दे रखी है, ठीक है। अब और फिर उसके बाद में संसद में प्रश्नों के प्रकार, किस किस तरह के प्रश्न होते हैं जो मेंबर्स के द्वारा पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण मतलब प्रस्ताव, किस किस तरह के मतलब प्रस्ताव होते हैं जो सदन में रखे जाते हैं। और संसदीय समितियां, जो समितियां होती है संसद में, वो तो हम इनको इस तरह से हम पढ़ेंगे कि आपको ये, आज तक आपने पार्लियामेंट, ये हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, जो आपके सिलेबस में लिखा रहता था ना पार्लियामेंट, एक वर्ड लिखा रहता खाली बस, वो पार्लियामेंट बहुत बड़ा है। हम पार्लियामेंट में हम लोगों ने स्टार्ट करा था संघ सरकार से। संघ सरकार के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कार्यपालिका, ठीक है। अब कार्यपालिका के बाद हम पढ़ेंगे विधायिका। विधायिका की जो आर्टिकल है वो 79 to 123 तक है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग बांट दिए हमने, 1 2 3, फिर 82 to 88, फिर 89 to 96, फिर 100 से 123। उसके बाद में ये कुछ थियोरेटिकल चीजें ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है जी। इस तरह से हमने पूरे कंटेंट को मतलब स्ट्रक्चर किया है कि आपको पढ़ना है बस, खुद से मतलब अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है कोई चीज याद करने के लिए। पढ़ना है और स्ट्रक्चर फॉर्म में दे रखा है तो वो खुद से आपको याद होती जाएगी। कोरिलेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हर चीज अपने जगह पे राइट प्लेस पे वो प्लेस की है हम लोगों ने, ठीक है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, उच्च है वो, निम्न लोकसभा है। ये जो लिखे हुए ना ये शब्द लाइंस, यहाँ पे वर्ड याद रखना, ये ऐसे वर्ड आएंगे एग्जाम में, एग्जैक्ट ये वर्ड आएंगे और आप कंफ्यूज ना हो जाओगे। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये तो बहुत इजी वर्ड है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखना ये उच्च है, निम्न नहीं है। राज्यसभा को अक्सर निम्न मानते हैं क्योंकि राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होती ना। डायरेक्टली इलेक्टेड तो लोकसभा सांसद होते हैं, जो आपके सांसद है जिस भी जिले के हो आप, वो लोकसभा में बैठे बराबर, तो उसको हम लोग उच्च मान लेते हैं। कभी कभी गलती से ऐसे तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो प्रिडिक्ट नहीं करना है, एक्चुअल जो लिखा है वो पढ़ना है हमें। उच्च सदन राज्यसभा है। यह भारत की संघीय व्यवस्था, संघीय मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन एंड स्टेट, यह भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। क्यों? हर राज्य से मेंबर्स जाते हैं, बराबर, ध्यान रखिएगा। शेड्यूल 4 में ये लिखा हुआ है कि कितने मेंबर्स किस स्टेट से राज्यसभा में जाएंगे। पुरानी चीजें भी याद थोड़ा से कर लिया करो ताकि जहन में बैठ जाए आपकी ये सारी चीजें, मतलब पैसिव मेमोरी में चली जाए सारी चीजें। संघीय व्यवस्था में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्थायी सदन है, ये परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। जो शासन व्यवस्था में निरंतरता सुनिश्चित करता है, अगर स्थायी सदन है तो निरंतरता सुनिश्चित करेगा। एक पुनरीक्षण तथा विचार विमर्श करने वाले सदन के रूप में यह राज्यों के हितों की रक्षा करता है, स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये विधेयकों की समीक्षा करता है, बिल्स जो कानून है उनको रिव्यू करता है, जो लोकसभा बना के राज्यसभा में भेजती है, फिर तो राज्यसभा उसको उस कानून की समीक्षा करते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मेंबर्स है वो सारे मतलब इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना। लोकसभा में तो मेंबर एडीआर की रिपोर्ट है 30 to 35% हमारे सांसद के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, लोकसभा के सांसद। राज्यसभा में फिर पार्टी या तो मतलब वकीलों को ढूंढती है, मतलब बड़े बड़े वकीलों को ढूंढती है, या फिर समाज के बहुत बड़े जो समाज सेवी मतलब उनको ढूंढती है, जिनके पास
तार्किक क्षमता अच्छी होती है, सोचने की कैपेसिटी उनकी अच्छी होती है, अच्छे मतलब एडुकेटेड लोग होते हैं, वो राज्यसभा में बैठते हैं। तो इसलिए ये विधेयकों की समीक्षा करते हैं तथा संघ की संवैधानिक रूपरेखा के अंतर्गत सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करते हैं। सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट यूनियन को यूनियन स्टेट्स को कोऑपरेट करे और वो जो इनका संबंध है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसको सुनिश्चित करते हैं, सुदृढ़ करते हैं। स्टेट भी कोऑपरेट करे यूनियन को, यूनियन भी कोऑपरेट करे स्टेट को, स्टेट की ऑटोनॉमी बनी रहे। ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका ये नाम भी है, के लिए हिंदी नाम राज्यसभा को औपचारिक रूप से 23 अगस्त 1956 को अपनाया गया। राज्यसभा जो नाम है ये 23 अगस्त 1954 को रखा गया था। उससे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर भी दो हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, तो वहां पे मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं इनको। उसको हाँ हमने भी मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही हमने भी कंटिन्यू करा था जब देश आजाद हुआ उसके बाद में, लेकिन उसके बाद में अब 1954 के अंदर हम लोगों ने इसको राज्यसभा कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। संरचना और उपबंध, राज्यसभा की संरचना कैसी होती है और उससे रिलेटेड जो आपको आर्टिकल्स है वो चीजें। ठीक है। अधिकतम शक्ति संख्या, शक्ति मतलब संख्या 250, अधिकतम संख्या लोकसभा की 543, हाँ 238 जो मेंबर इसमें से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है ये। राज्यों से सारे राज्यों और सारे केंद्र शासित प्रदेश को मिला के 238 प्लस 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। हमने पढ़ा था विधायी शक्तियों में, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में कि 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे 4 सब्जेक्ट के आधार पे। और कौन से 4 सब्जेक्ट है वो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। आप नहीं लिखेंगे नुकसान आप ही का है, लिखेंगे आपको वो आपकी वो पैसिव मेमोरी में चले जाएंगे कि एक बार मैंने वहां लिखी थी ये चीजें। नेक्स्ट, वर्तमान शक्ति, अभी की शक्ति क्या है, अभी कितने है मेंबर्स राज्यसभा में 245, उसमें से 225 राज्यों से है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से है और 12 है नॉमिनेटेड। ठीक है, 5 कम है यहाँ पे। मनोनयन मतलब नॉमिनेशन, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ, ये साहित्य विज्ञान कला और समाज की सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं 12 सदस्यों को। सीटों का आवंटन कैसा हुआ है हमने अभी डिस्कस किया था। 4th शेड्यूल के अंदर है ये में निर्धारित किया गया है, 4th शेड्यूल के अंदर ये निर्धारित किया गया है। केवल दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश बहुत सारे, लेकिन इन तीन केंद्र शासित प्रदेश से ही राज्यसभा में मेंबर्स जाते हैं। क्या कारण है, इन 3 से ही क्यों जाते हैं? राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन किसी स्टेट के विधानसभा के मेंबर्स करते हैं, इन 3 केंद्र शासित प्रदेश में ही विधानसभा है। कॉमन सेंस। नेक्स्ट, बट कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन नाउअडेज, इट इज नॉट कॉमन। राज्य प्रतिनिधित्व, राज्य का प्रतिनिधित्व मतलब स्टेट रिप्रेजेंटेशन, किस स्टेट को क्या रिप्रेजेंटेशन है। विधायकों द्वारा इस तरह से ये इनका इलेक्शन होता है। एकल संक्रमणीय पद के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इनका इलेक्शन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट आ जाए। केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व क्या है, वहां से कैसे जाते हैं लोग, वो देखो। संसद द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित पद्धति के अनुसार निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन संसद बनाएगा विधि। ठीक है, विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कौन कौन वोट देगा केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर राज्यसभा का मेंबर का इलेक्शन, वो कैसे होगा, वो संसद कोई विधि बना के तय करेगी। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे विधायकों द्वारा मतलब विधानसभा के विधायकों द्वारा।
राज्य के अंदर। यो कार्यकाल क्या है इनका? कार्यकाल राज्यसभा मेंबर का कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, हम जानते हैं, पढ़ लिया हमने। भंगनी होती है ये भी हम जानते हैं, स्थायी तो भंगनी होगी ना। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 5 वर्ष नहीं होता। लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तथा प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। योग्यता है, मतलब वापस फिर वो नए इलेक्ट होंगे, ठीक है। योग्यता है, संविधान में जो लिखी गई है वो योग्यता है, ये लिखी हुई है संविधान में। भारत का नागरिक होना चाहिए वो। शपथ इसकी जो है वो 3rd शेड्यूल में लिखी हुई है। आयु 30 साल, यहाँ 30 साल है, ध्यान रखना। राज्यसभा मेंबर्स की जो मिनिमम एज है वो 30 साल है, 30 ईयर्स। राष्ट्रपति की 35, उपराष्ट्रपति की भी 35। अब राज्यसभा मेंबर की 30 और लोकसभा मेंबर की अब आगे आएगा उसकी 25, 30 और 25। बस ये 3 एज है यूनियन के अंदर जो आपको याद रखनी है। अयोग्यता संविधान में क्या लिखी हुई है? लाभ का पद धारण करना ये अयोग्य हो जाएगा। भारत का नागरिक न होना ये अयोग्य हो जाएगा। अस्वस्थ मस्तिष्क, न्यायालय द्वारा घोषित अगर किया गया है कि ये अस्वस्थ मस्तिष्क का है, अनसाउंड माइंड, अविमोचित दिवालिया ना, डिक्लेयर को दिवालिया है तो वो। विदेशी नागरिकता अगर प्राप्त कर लिए वो भी नहीं बन सकते, ये अयोग्यता है। वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। राज्यसभा मेंबर्स के वेतन और भत्ते, संविधान में पेंशन का प्रावधान नहीं है, याद रखिएगा। नई चीज है ये, आपने नहीं पढ़ी होगी ये चीजें। संविधान में पेंशन का प्रावधान नहीं है राज्यसभा मेंबर्स का। पेंशन का प्रावधान 1976 में किया गया था। ये आएगा, ये नहीं आएगा लिखा हुआ, सीधा ये लिखा आएगा। ये सही है या गलत है? नहीं था, सही या गलत स्टेटमेंट आएगा, सही है। पेंशन का प्रावधान 1976 में किया गया था, ठीक है, कानून के द्वारा, संसद का निर्धारित कानून के द्वारा। कुछ फैक्चुअल जानकारी है। सबसे ज्यादा जो राज्यसभा सीट्स है वो उत्तर प्रदेश से है 71, और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सीटें है जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1। ये 3 ही स्टेट से राज्यसभा, 3 ही केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर्स जाते हैं। 4, 1, 3, दिल्ली में 3, पुडुचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं राज्यसभा की। राजस्थान में 10, राजस्थान का इसलिए लिखा है क्योंकि हम राजस्थान से हैं। और इन स्टेट से 1-1 है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, ऐसे हर स्टेट की याद करने मत बैठ जाना, कोई मतलब नहीं है, फालतू की इंफॉर्मेशन याद नहीं रखनी है। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां, संघीय शक्तियां, अनुच्छेद लिखे हुए ऊपर पहले से, वही याद रखना है आपको, ये अनुच्छेद याद रखना है आपको। राज्यसभा की जो विशिष्ट जो शक्तियां हैं, जो संघीय शक्तियां हैं, उसके अंदर आपको आर्टिकल 67, 249, 312 और आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा का क्या रोल होता है, उसकी क्या शक्ति होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, और इवन मेंस के लिए भी। मेंस के लिए मतलब पूरे चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूछा जाएगा इस बार, तो क्योंकि कभी नहीं पूछा गया, ऐसे नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये पूछा कभी भी जा सकता है। मतलब एक तरह से किनारे पे है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की शक्तियां और स्पेशल शक्तियां जो है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ेंगे आपको फील हो जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट है राज्यसभा, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब संघीय तो इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अनुच्छेद 67 के अंदर कितनी है? 1, 2, 3 और 4 ही है बस। 67 के अंदर क्या लिखा हुआ है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हम लोगों ने पढ़ा था पहले, आगे चलते हैं। 249 राज्य सूची के विषयों पर संसद, राज्य जो सूची है उसको 3 सूची थी, हम लोगों ने देखी थी।
तो एक थी संघ सूची, उसके ऊपर संसद कानून बनाएगी, एक थी राज्य सूची जिसपे राज्य की विधानसभा कानून बनाएगी, एक थी समवर्ती सूची जिसपे दोनों कानून बना सकती है। तो राज्य सूची जो है ना, उस पर भी संसद कानून बना सकती है। इस तरह से, किस तरह से, ये आर्टिकल 249 के अंदर लिखा हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। राज्य सूची के विषयों पर संसद, राज्यसभा की विधि निर्माण शक्ति, राज्यसभा कानून बना सकती है। मतलब राज्य सूची के सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकती है संसद, और संसद में कौन? राज्यसभा। कैसे बनाएगी ये देख लो, और क्या होगा उस कानून का वो यहां लिखा हुआ है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करती है राज्यसभा, तो संसद राज्य सूची में वर्णित विषय पर भी विधि बना सकता है। विधि, लॉ अगर राज्य सूची में बनाना है तो राज्यसभा के अंदर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये, ऐसी विधि 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहती है। ये ऐसा कानून 1 वर्ष तक के लिए प्रभावी रहेगा, ठीक है। इसकी अवधि बढ़ाने के लिए वही प्रक्रिया पुनः अपनानी पड़ती है, सेम यही, वापस 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करो और बना दो कानून। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये 312 में लिखा हुआ है। अब इसके अंदर भी 2/3 बहुमत चाहिएगा। राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए अधिकृत कर सकती है। जो अभी अखिल भारतीय सेवा है उनके अलावा, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये तो है ही है। अब अगर कल सरकार ये विचार करते हैं कि हमें इंडियन जुडिशरी सर्विसेज भी बनानी है, मतलब सृजन करनी है, तो क्या रास्ता है? ये रास्ता है, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो उससे एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए अधिकृत कर सकते हैं राज्यसभा संसद को, ठीक है, कि आप नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं। 312 67 249 312 लोकसभा के विघटन के समय, ये आपातकाल से रिलेटेड है। लोकसभा के विघटन के समय, लोकसभा का विघटन हो गया किस समय? आपातकाल का स्वीकृति। ये तो कभी विघटन होती नहीं है, ये तो कभी मतलब खत्म होती ही नहीं है, मतलब डिसॉल्व होती ही नहीं है। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, लोकसभा का विघटन हो सकता है, 5 साल पूरे होने के बाद भी हो सकता है, राष्ट्रपति पहले भी कर सकता है, बराबर। तो लोकसभा के विघटन के समय आपातकाल की स्वीकृति देता है। जब लोकसभा है ही नहीं तो राष्ट्रपति आपातकाल कैसे लगाएगा? हम लोगों ने पढ़ा था, आपातकाल के लिए मंत्रिपरिषद को, कैबिनेट को पूछना जरूरी है। वो 352 आर्टिकल के अंदर जब कैबिनेट वर्ड जोड़ा था ना, वो इसीलिए जोड़ा था कि राष्ट्रपति को पूछना है कैबिनेट को। 75 की इमरजेंसी, रेडियो की आवाज आपको सुनाई देती है 75 की, मतलब इमरजेंसी में आयरन लेडी बोलती है, प्रधानमंत्री है बोलती है, खुद से बोल दिया, राष्ट्रपति का साइन लेके खुद से बोल दिया, उन्होंने अनाउंस कर दिया इमरजेंसी का, बाद में ऐड किया गया। कैबिनेट को पूछना जरूरी है, अब तब वो कैबिनेट वर्ड ऐड हुआ 352 के अंदर, नेशनल इमरजेंसी के अंदर। आई बात समझना? यही लिखा हुआ है। जब लोकसभा जब नहीं होगी तो कैबिनेट कैसे होगा? जब कैबिनेट तो लोकसभा के जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे मिलकर बनता है, हमने अभी भी पढ़ा था। जब लोकसभा ही नहीं होगी तो किसको पूछेंगे वो? हाँ, राष्ट्रपति। इमरजेंसी लगाने से पहले राज्यसभा का रोल आ जाएगा उसमें। फिर राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती है, रिजॉल्व नहीं होती है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के कारण लोकसभा भंग हो जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद भी भंग हो सकती है ना, बराबर हो जाए, तो उसके मतलब आपातकाल के, राष्ट्रीय आपातकाल के निरंतर बने रहने के लिए केवल राज्यसभा की स्वीकृति पर्याप्त होती है। आई बात समझ में? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, लोकसभा भंग हो गई, तो उस आपातकाल के मतलब कंटिन्यूएशन के लिए राज्यसभा भी स्वीकृत कर सकती है राष्ट्रपति को कि आप ये जो आपातकाल चल रहा है इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आर्टिकल 352, 356, 360, ये 3 तरह की आपातकाल है। पढ़ेंगे अपन, इमरजेंसी आएगी आगे। यह प्रावधान असाधारण परिस्थितियों में संवैधानिक और विधायी निरंतरता बनाए रखता है। ये स्टेटमेंट है जो सही है। असाधारण
परिस्थितियां, मतलब एक तो आपातकाल भी है, लोकसभा भी हाउस में नहीं है, मतलब वर्किंग में नहीं है, तो ये कंटिन्यूटी प्रोवाइड करवाता है जो विधायी कार्य है उसको और संवैधानिक कार्य है उसको। ठीक है, राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन कभी भी किसी भी दिन आ सकता है ये मेंस में, प्रीलिम्स के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक सवाल दे रखा है यहाँ पे, इन्होंने सवाल भी मुझे नहीं आ रहा समझ में कि इसमें सवाल दे क्यों दिए इन्होंने, इतना समय कहाँ है हमारे पास। भारतीय संसदीय प्रणाली की संघीय संरचना में द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। कीजिए स्पष्ट, आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास है, ये इसके अंदर ऐसी कोई चीज जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। चलो फिर फटाफट में पढ़ लेता हूँ, इसको समझाने लायक चीज नहीं, क्योंकि मैंने समझा ये सारी चीज पहले, वो यहाँ लिखी हुई है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, यह भारत की अर्ध संघीय संरचना में क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, ये ध्यान रखिएगा। हमारा स्ट्रक्चर क्या कैसा है, ना तो यूनिटरी है ना ही पूरा फेडरल है, क्वासी फेडरल है हम। अर्ध संघीय संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। पढ़ा था बनने पर। अब प्रासंगिकता क्या है, सेकेंड हाउस के रूप में राज्यसभा की प्रासंगिकता क्या है हमारे इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, वो क्या है, यह लोकसभा की शक्तियों पर नियंत्रण का कार्य करती है। लोकसभा जो बिल बनाया उसको रिव्यू करती है ये, और पास भी करती है, वोटिंग भी होती है, तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि वो वही से उसके मेंबर इलेक्ट होकर जाते हैं। ठीक है, इसमें अनुभवी, जो मैंने स्टार्ट में कहा था, अनुभवी बुद्धिजीवी विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं जो गुणवत्तापूर्ण विधि निर्माण में योगदान देते हैं। यह क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। ये कहानी है, ये प्रतिनिधित्व। यह महिलाओं, धार्मिक, जाति और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व सदन के रूप में काम करती है, इनके लिए भी काम करती है। ठीक है, इसमें निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्यसभा के अंदर भी प्राइवेट मेंबर बिल लाई जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 249 हमने अभी अभी पढ़ा है, 312 अभी अभी पढ़ा है, 67 अभी अभी पढ़ा है। क्या क्या होता है इनके अंदर, अभी भी पढ़ा, याद आया? विशेष शक्तियां प्राप्त है, अभी भी पढ़ी थी ना विशेष शक्तियां, 67, 312, 249। ये आपको मतलब ऑल इंडिया सर्विस कोई नहीं बनानी है तो, और ये आपका कोई राज्य सूची पे अगर कोई कानून बनाना है तो, और ये आपका था कि उपराष्ट्रपति का जो हटाएंगे उनको, तो वो प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही आ सकता है। ये 3 चीजें हमने अभी भी पढ़ी थी। इसके अलावा एक चीज कौन सी थी, वो इमरजेंसी, जब लोकसभा वर्किंग में नहीं हो इमरजेंसी के अंदर, तो उस इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए राज्यसभा राष्ट्रपति को परमिट कर सकती हैं कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं उस इमरजेंसी को। नेक्स्ट, यह संसदीय विचार विमर्श में रचनात्मक भूमिका निभाती है। ये वर्ड ठीक है ना, ये वर्ड याद रखना आप। सरकार को उसके वचनों के प्रति उत्तरदायी बनाए रखती है, ये सेम कहानी है यहाँ पे। ठीक है, धन विधेयकों को छोड़कर, मनी बिल को छोड़कर राज्यसभा को लोकसभा के समान विधायी शक्तियां प्राप्त है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया सकता। तो धन विधेयक को छोड़कर सारे जो विधायी जो शक्तियां लोकसभा को प्राप्त है, वो सारे के सारे विधायी शक्तियां राज्यसभा को भी प्राप्त हैं, इंक्लूडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, निष्कर्ष क्या, ये हमने पढ़ा, ये प्रासंगिकता है, ये पढ़ी प्रासंगिकता। निष्कर्ष क्या है, इस प्रकार राज्यसभा लोकसभा के निरंतर जो सुप्रीमेसी है लोकसभा की को संतुलित करके भारतीय संघवाद, इंडियन फेडरलिज्म को सुदृढ़ बनाती है। लोकसभा की मनमानी कार्रवाई को कंट्रोल करती है, ये जो उसकी सुप्रीमेसी है लोकसभा की को कंट्रोल करती है, जिससे कि भारतीय संघवाद को मतलब वो मजबूत होता है। यह भारतीय संसदीय
प्रणाली में विचार विमर्श, संघीय सहयोग और संस्थागत निरंतरता की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। स्टेटमेंट आएगा, ये स्टेटमेंट आएगा प्रीलिम्स के अंदर। एक स्टेटमेंट ये आएगा, ये स्टेटमेंट लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन मतलब मैंने मन से नहीं लिखी है यहाँ पे, ये कभी ना कभी किसी ना किसी कमीशन ने किसी ना किसी एग्जाम में दी है। एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट, ये लाइन एज इट इज याद मतलब आपको पढ़नी है, ये वर्ड पढ़ने, ये जो है ना, ये कीवर्ड्स है। संस्थागत निरंतरता, संघीय सहयोग, विचार विमर्श, है ना, ये भारतीय संघवाद, ये कीवर्ड से आपको याद रखना है। लोकसभा 81 में लोकसभा दे रखी है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, जब वो उच्च है तो ये निम्न होगा, ठीक है। और जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख विधायी निकाय है। जनता की इच्छा, जनता ने वोट दिया था, वहां गए थे वो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित यह सदन मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के माध्यम से, सामूहिक उत्तरदायित्वता होती है मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति, के माध्यम से कार्यपालिका का निर्णायक नियंत्रण स्थापित करती है। कार्यपालिका जो हमने पढ़ा उससे पहले का निर्णायक नियंत्रण स्थापित करती है, ठीक है, लोकसभा। ये वर्ड्स है, कीवर्ड्स से याद रखिएगा। तथा भारत की संसदीय प्रणाली में वित्तीय मामलों पर प्रमुख अधिकार रखती है। मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जाते, वित्तीय मामले सारे के सारे लोकसभा देखती है, ठीक है। वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, ये हाउस ऑफ द पीपल है, को औपचारिक रूप से 14 मई 1954 को लोकसभा नाम दिया गया था, ठीक है। पहले ये नाम था हाउस ऑफ द पीपल। अधिकतम शक्ति जैसे उसकी पड़ी थी, कितनी थी, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखो। इसकी 550 है, जिसमें से 530 है सांसद मतलब राज्यों से निर्वाचित, राज्यों से, और 20 है केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित। ये राज्यसभा के केस में क्या था, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप। वर्तमान शक्ति अभी 543 है, उसमें से 524 राज्यों से चुने जाते हैं, और 19 केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से चुने जाते हैं। सीटों का आवंटन कैसे होता है, कितनी सीट किस स्टेट में दी है, ये कैसे मतलब आवंटित होता है, वो कैसे होता है। लोकसभा के में सीट प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जाती हैं। ये तो कहानी मुझे लगता है आपको पता चली गई होगी, डिलिमिटेशन वाली कहानी है ये सारी की सारी। जनसंख्या के हिसाब से सीट्स, लोकसभा में सीट्स होती है, ये लिखा हुआ और कुछ नहीं है। राज्य का प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक स्टेट निर्वाचन क्षेत्र से, किसी स्टेट के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 साल से ऊपर सारे यूनिवर्स सब लोग वोट दे सकते हैं, स्त्री पुरुष धर्म जाति कोई भी हो, ठीक है, के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, एक ही वोट दिया जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे जैसे राज्यसभा में होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर सेकेंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, नहीं, यहाँ पे तो एक ही वोट, फर्स्ट आ गया, आपने वोट दे दिया बस। अगर उसी बंदे को ज्यादातर लोगों ने वोट किया, अगर सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया तो वो बंदा जीत जाएगा, ठीक है। ये होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। केंद्र प्रदेश में सेम कहानी है, लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन है, ठीक है, वही जो ऊपर देखा था अपन ने। अधिनियम 1965 के अनुसार होता है, ये एग्जाम में आ सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो चुनाव होता है ना सांसदों का, लोकसभा सांसदों का, वो इस एक्ट के अंदर होता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। 1965 का एक्ट है, ये शायद कहीं और देखने को ना मिलेगा आपको, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल आरपीएससी बहुत फैक्चुअल जा रही है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है हमें। कार्यालय लोकसभा सांसद का जो टेन्योर है वो कितना होता है, यह एक सतत सदन नहीं है, सॉरी ये लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, यह एक सतत सदन नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस जो हाउस है वो नहीं है, ये डिसॉल्व होता है। और सामान्य कार्यालय चुनावों
के पश्चात पश्चात प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। इलेक्शन हो गया, फर्स्ट मीटिंग हो गई, वहां से 5 वर्ष, ठीक है। इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नहीं, फर्स्ट मीटिंग मतलब सरकार फॉर्म हो गई उस दिन से 5 वर्ष। इसके बाद यह स्वतः भंग हो जाती है, स्वतः ही भंग हो जाती है 5 साल खत्म होने के बाद, करने की जरूरत नहीं है उसको। आपातकाल के दौरान विस्तार, आपातकाल अगर है, अगर इमरजेंसी है तो विस्तार कर सकते हैं लोकसभा का, 5 साल से ज्यादा हो सकती है। उसमें भी क्या होगा क्या नहीं होगा वो लिखा हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, 1 वर्ष तक, ठीक है। परंतु आपातकाल समाप्त होने के 6 माह से अधिक नहीं, आपातकाल समाप्त होने के 6 माह से अधिक नहीं। आपातकाल समाप्त हो गया तो लास्ट 6 महीने तक और लोकसभा भंग रह सकती है, फिर आपको लोकसभा के चुनाव करवाने ही कराने हैं, ठीक है। अब तक लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 76 से 77 के बीच में ही बढ़ाया गया है, 2 बार बढ़ाया गया है। लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया है, 76 to 77 के बीच में इमरजेंसी थी, ठीक है। योग्यता है, लोकसभा सांसद की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, जो संविधान में लिखी हो। जो आरपीए एक्ट के अंदर लिखी है वो अलग है, वो आगे आएगी, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। जो संविधान में लिखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। भारत का नागरिक होना चाहिए, शपथ थर्ड शेड्यूल के अनुसार लेंगे वो राष्ट्रपति के सामने। आयु 25 वर्ष, अभी हमने डिस्कस किया था। अयोग्यता संविधान में क्या लिखी हुई है? लाभ का पद, सेम कहानी है। भारत का नागरिक न होना, सेम। अस्वस्थ मस्तिष्क, अविमोचित दिवालिया, और विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए तो वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, वो खुद ही अपने वेतन और भत्ते निर्धारित करेंगे। संविधान में पेंशन का प्रावधान नहीं था, इसका भी नहीं था, 1976 में किया गया है, ठीक है। लोकसभा के लिए निर्वाचन प्रणाली, चुनाव कैसे होते हैं, इसके अंदर हम सब डिलिमिटेशन भी इसके अंदर ही आ जाएगा। तब वक्त अगर है तो अपन ये टॉपिक कर लेते हैं पूरा, है अभी वक्त तो अपन ये टॉपिक पूरा कर ही लेते हैं आज। लोकसभा के लिए निर्वाचन की प्रणाली मतलब इलेक्शंस कैसे होगी, ये मैंने किस तरह से लिखा हुआ है, आपके पास जो कंटेंट है वो मुझे नहीं पता कैसा है। ये जो लिखा हुआ है ना, आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपके पास का जो कंटेंट है उसके 10-15 पेज हो जाएंगे, एक साथ ही हो जाएंगे, अलग अलग टॉपिक एक साथ ही हो जाएंगे आपके। ये जो टेबल बनी हुई है ना, ये टेबल आप पढ़ेंगे तो। निर्वाचन क्षेत्र कैसा होता है, क्या होता है, किस तरह से होता है? प्रत्येक राज्य को लोकसभा चुनाव के लिए हर कॉन्स्टिट्यूशन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी, बराबर, उसमें हर स्टेट में मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, मतलब अलग अलग उसमें मतलब बांटा गया होता है, ठीक है। तो प्रतिनिधित्व की समानता, अंतरराज्य, इंटर स्टेट, जनसंख्या और सीटों की संख्या के बीच अनुपात यथासंभव सभी राज्यों के लिए समान रखा जाता है, मतलब जनसंख्या के आधार पे ही सीट्स आवंटित होगी स्टेट को, ठीक है। अगर किसी स्टेट की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पे लोकसभा सीट भी ज्यादा होगी। इस स्टेट की जनसंख्या कम है, किस रेशियो से कम है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लोकसभा सीट्स ज्यादा या कम होगी, ठीक है। राज्य के भीतर समानता, किसी राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, आ गया वर्ड डिलिमिटेशन, ये राज्य के भीतर, ये तो हर राज्य की बात है, ठीक है, ये राज्य के भीतर है। किसी राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन इस प्रकार किया जाता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के बीच समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। हर उस स्टेट के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूंसी को मतलब इस तरह से उसका परिसीमन किया जाता है, मतलब उसकी तो बॉर्डर तय होती है कि सबको समान मतलब प्रतिनिधित्व मिले, जनसंख्या भी लगभग वो समान रखी जाती है। एरिया से मतलब नहीं है, जैसे बाड़मेर का एरिया बहुत बड़ा और सीट एक है, जनसंख्या उनकी उतनी ही है, एरिया तो बहुत है वो, ठीक है। उसी तरह से समान प्रतिनिधित्व मिले जनसंख्या के ऊपर, ठीक है। सीटों का आरक्षण कैसे किया गया है? SC एंड ST को लोकसभा में अनुच्छेद 330 ग्रीन यूज करें आज, 330 ग्रीन इसलिए यूज किया मैंने इंटेंशनली, अच्छी चीज है ये
SC एंड ST को लोकसभा में अनुच्छेद 330 के अंतर्गत, आर्टिकल याद रखिएगा 330, राज्य विधानसभाओं में 332 और लोकसभा में, राज्य विधानसभा में के अंतर्गत उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित सीटें प्रदान की जाती है। उनकी जनसंख्या कितनी है उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट में SC और ST की सीट्स रिजर्व होती है। लोकसभा की सीट्स जो रिजर्व होती है SC और ST की, वो 330 के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 330 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो स्टेट असेंबली में जो रिजर्व सीट्स होगी SC और ST की, वो 332 में लिखा हुआ है। और ये होगी कैसे रिजर्व, किस बेस पे होगी, जनसंख्या के बेस पे होगी। उस स्टेट में उस जाति की, मतलब उस वर्ग की जो है जनसंख्या कितनी है उसके बेसिस पे होगी। ठीक है जी। आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल के माध्यम से कराया जाता है। अलग से निर्वाचक मंडल नहीं होता है कि सिर्फ इस वर्ग के लोग ही वोट करेंगे, ऐसा नहीं होता। वोटिंग का प्रोसेस वही है, सब लोग वोट करेंगे, सिर्फ इस वर्ग के लोग वोट करेंगे। आरक्षित सीट है वहां पर, मतलब ST के लिए कोई सीट अगर रिजर्व है तो वहां पे ST के लोग ही वोट करेंगे, ऐसा नहीं। ST का कैंडिडेट खड़ा होगा, इतना रिजर्वेशन है, कल सिर्फ वोट सभी लोग करेंगे। ठीक है। अलग निर्वाचक मंडल नहीं है, मतलब कोई सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज है वो नहीं है। ठीक है, कॉलेज नहीं है। SC ST के प्रत्याशी सामान्य सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, जो आरक्षित नहीं है सीट्स उन पे भी हम पढ़ेंगे। राजस्थान में कितनी है, इंडिया में कितनी है, पढ़ेंगे, चिंता मत करो। सीटों का आवंटन तथा परिसमन स्थगन ये हुआ है। ये परिसमन को आगे से आगे भेज दिया गया है 1971 के आधार पे। अभी सीट जो है लोकसभा में और हमारे विधानसभाओं में, और 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। तो परिसमन जनसंख्या के बाद होती है, ये प्रोसेस है उसका परिसमन का, तो यहाँ आएगा भी, लिखा हुआ आएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42 1976 ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन को 1971 की जनसंख्या के स्तर पर 2000 तक स्थगित कर दिया था। वर्ष 2000 तक फ्रीज कर दिया था। 1971 की जनसंख्या के आधार पर अभी जो सीटें हैं, लाइक 543 सीट्स है, राजस्थान में 200 सीट्स है, ये सारे की सारी 1971 की जनसंख्या के आधार पे है। और 42वें संविधान संशोधन में लिख दिया कि यही रहेगी 2000 तक, वर्ष 2000 तक जो गया 2000, वहां तक यही रहेगी। ये 42 के अंदर संविधान संशोधन किया जब इंदिरा गांधी जी ने, तब ये कहा गया था 2000 तक कोई सीटें नहीं बढ़ेगी, लोकसभा की हो चाहे स्टेट असेंबलीज की हो। जो सीटें है वो 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग ही होगी, और आज भी उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 2000 तक थी तो बढ़ाने चाहिए थी आगे। पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है। 84वां संविधान संशोधन ने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित किया। कैसे प्रोत्साहित किया इसने? इस स्थगन को 25 वर्ष और बढ़ाकर 2026 तक कर दिया। ये स्थगन जो 2000 तक था तो उसको 25 वर्ष और बढ़ा दिया, और इसका नाम क्या दिया? जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए। अब समझो ये क्यों लिखा है यहाँ पर, ये एग्जैक्ट यही कारण है, ये सही लिखा है, बट ये क्यों लिखा है यहाँ पे? आई बात समझ में? ऐसा था कि साउदर्न इंडिया के अंदर, मैंने एक बात आपको मतलब पहले भी बताई थी, ये साउदर्न इंडिया के अंदर जनसंख्या कम बढ़ रही है, नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर जो है वो जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। तो लोकसभा सीट तो जनसंख्या पे डिपेंड होती है, सेंसस पे डिपेंड होगी। सेंसस होगी तो जिसकी जनसंख्या मतलब ज्यादा बढ़ी हुई है उसको सीट्स ज्यादा मिलेगी, तो उसका लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व भी बढ़ जाएगा। नॉर्दर्न इंडिया का प्रतिनिधित्व बहुत बढ़ जाएगा, और साउदर्न इंडिया जो है उसका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। फेडरलिज्म के लिए अच्छा नहीं है ये, संघवाद के लिए अच्छा नहीं है ये, संघीय ढांचे के लिए अच्छा नहीं है ये। इसलिए ये कहा गया इस अधिनियम के, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये मैसेज दिया गया कि आप सभी जनसंख्या को कंट्रोल कीजिए। इसलिए आप कंट्रोल कीजिए, और हम इसको 25 साल और बढ़ाते हैं आगे, इस स्थगन को जो
जो 42वें संविधान संशोधन से की गई थी 2000 तक। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी 71 की जनगणना के आधार पर ये हमारी सीट्स है 200 राजस्थान के अंदर विधानसभा सीट्स और इंडिया के अंदर लोकसभा सीट्स 543। ये 1971 जनगणना के आधार पर है अभी भी। 104वां संवैधानिक संशोधन और लाया बाद में, 42 का डबल 84, ये दो तो आपको याद रह जाएंगे। अब 104, यहाँ पे भी 4 ही है पीछे, ठीक है 104। अब अनुच्छेद 334, अपन ने 330 332 दो पढ़ लिए, ये 334 आरक्षण ही होगा उसके पास में है। तो 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। आरक्षण को हर बार मतलब बढ़ाया जाता है, हर 10 साल के लिए उसको बढ़ाया जाता है। तो 100 जो लेटेस्ट बढ़ाया, वो लेटेस्ट 104 वे संवैधानिक संशोधन से बढ़ाया गया, जो 2019 में आया था कि 25 जनवरी 2030 तक ये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मतलब स्टेट के अंदर और लोकसभा के अंदर, स्टेट की असेंबली और लोकसभा के अंदर सीट्स रिजर्व रहेगी एससी और एसटी के लिए। ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण 10 साल और बढ़ा दिया गया है 104वें संवैधानिक संशोधन 2019 में ये बढ़ा दिया गया है 25 जनवरी 2030 तक। अब 24 जनवरी 2030 को एक और संविधान संशोधन लाना पड़ेगा उनको, अगर ये आरक्षण कंटिन्यू करना है तो। आई बात समझ में? बस खत्म। 30 में लिखा था लोकसभा में सीट्स रहेगी एससी एसटी के लिए रिजर्व, 32 में लिखा था विधानसभा में रिजर्व रहेगी। अब ये रिजर्व कब तक रहेगी, ये 334 में है। ठीक है, इसको 334 को अमेंड करना पड़ता है हर 10 साल बाद। ठीक है, लोकसभा अनुच्छेद 31, राज्य विधानसभा अनुच्छेद 33 में एंग्लो इंडियन सदस्यों को आरक्षण दिया गया था, जो खत्म कर दिया गया है कि नामांकन को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही एंग्लो इंडियन को भी आरक्षण दिया गया था एससी एसटी की तरह, बराबर। ये खत्म कर दिया 104वें संविधान संशोधन से। 30 के अंदर क्या था, अपन वापस से देख लेते हैं। देखिए 330 ही मानो ना। 30 के अंदर लोकसभा में एससी एसटी की रिजर्व सीट्स थी। 32 में क्या था, स्टेट असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सीट जो रिजर्व थी वो। फिर अपने यहाँ पढ़ा 334, इसके अंदर क्या था, हर 10 साल बढ़ाने के लिए इसको संशोधन इसमें करना पड़ता है। अब रह क्या गया 30 के बाद 31 का गया, तो 31 यहाँ लिखो, ये एंग्लो इंडियंस का था आरक्षण लोकसभा के अंदर। ये 32 आ गया। अब 33 क्या था, एंग्लो इंडियन का आरक्षण स्टेट असेंबली के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाओं में। ठीक है, ये 30 से लेके 34 तक सारे के सारे याद हो गए एक झटके में। अब एंग्लो इंडियंस के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, ये समाप्त कर दिया गया है इस संविधान संशोधन से। अब एंग्लो इंडियन बचे ही कहाँ हैं, वो तो जब अंग्रेज चले गए थे, जब हमारा संविधान लगा था, तब उस टाइम कुछ अंग्रेज यहीं बस गए थे, उनके लिए रिजर्वेशन दी थी, एक आधी सीट्स थी बस। ठीक है, मतदान की आयु 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। पहले 21 वर्ष थी मतदान की मिनिमम एज, अब 18 साल का व्यक्ति वोट कर सकता है। ये 61वें संविधान संशोधन से। महिला आरक्षण अभी जो हाल फिलहाल में हुआ था, वही कहानी सारी वही है। ये 106 वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम का मतलब एक्ट बन चुका है, पास हो चुका है। वो तो गिर गया महिला आरक्षण बिल, जो खबर आ रही थी, गलत है हमारे नोट्स के हिसाब से, तो गलत है। अधिनियम लिखा हुआ है यहाँ पे, अधिनियम का मतलब एक्ट है, ये पास हो चुका है, ये इसलिए तो एक्ट बना, नहीं तो बिल होता ही है।
विधेयक होता, ये अधिनियम है। विधेयक जब पास हो जाता है सदन के अंदर, दोनों सदनों में, और राष्ट्रपति का साइन भी हो जाता है, तो वो अधिनियम बनता है, वो विधेयक। तो अधिनियम लिखा हुआ मतलब क्या है? एक्ट बन चुका है 2023 में, कैसे गिर गया? वो कुछ गिरा, कुछ और थी वो कहानी, तो वो कभी आराम से और करेंगे, और शायद मैंने बताई भी थी कुछ टाइम पहले, फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताई थी मैंने। तो 106 के अंदर महिला को आरक्षण दिया गया था लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में, तथा दिल्ली विधानसभा के साथ भी, इसको भी आप याद रखना, साथ में अलग से दिया गया था। 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका नाम है नारी शक्ति, ठीक है, इसका ही नाम नारी शक्ति है, इस अधिनियम का ही नाम नारी शक्ति अधिनियम है, ठीक है जी। 106, इसके द्वारा लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं में और दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट्स रिजर्व की गई थी, ठीक है सर। इसके अंदर क्या क्या अनुच्छेद में क्या क्या मतलब ऐड किए गए नए अनुच्छेद, वो देखते हैं। संविधान में संशोधन क्या मतलब क्या है? या तो कुछ अनुच्छेद ऐड किए गए हैं, कुछ ऐड किया गया है, या फिर हटाया गया है। ये दो चीजें हो सकती है। तो ऐड किया गया है, ऐड ये किया गया है, 330 ए ऐड किया गया है। हमने 330 पढ़ा था, SC ST को लोकसभा में आरक्षण, ये 330 ए ये दिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये ऐड किया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? महिला को आरक्षण सेम लोकसभा के अंदर, 330 में SC और ST को आरक्षण लोकसभा में, ठीक है। अब 332 में क्या लिखा हुआ था? राज्य विधानसभाओं में SC ST को आरक्षण। 332 ए में लिखा हुआ है राज्य विधानसभाओं को में महिलाओं के लिए 1/3 मतलब 33% आरक्षण, ठीक है। ये दिल्ली से रिलेटेड है। 239 AA, ये दिल्ली की विधानसभा में मतलब महिला मतलब आरक्षण जो है 1/3 वो लागू हुआ था इससे, इस आर्टिकल से। ये आर्टिकल भी जोड़ा गया, ठीक है। 334 ए, ये आरक्षण केवल परिसीमन और जनगणना के बाद प्रभावी होगा। कहानी तो यही तो है, इसको तो हटाना था, उसको ये हटाना था। 10-15 दिन पहले जो बिल आया था, जो गिर गया था, महिला आरक्षण बिल गिर गया, महिला आरक्षण बिल गिर गया, हाउल्ला हो रहा था जो मीडिया में, और चाय की थड़ी पे महिला आरक्षण बिल, महिलाओं के खिलाफ गए मतलब विपक्ष वगैरह वगैरह जो चीज हुई थी ना, वो क्या था? वो इस लाइन को हटाना था, इस लाइन को हटाना था, इसका बिल था वो। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका है। 33% सीटें तो 2023 में दी जा चुकी है उनको, ठीक है। इस लाइन को हटाना था, अब भी लागू करना था 2011 की जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन लिखा हुआ क्या था? ये लिखा हुआ था उसमें। ये बुक मैंने मतलब आज नहीं छापी है, ये नोट्स आने के बाद, मतलब ये मतलब विवाद होने के बाद, ये बिल हिलने के बाद नहीं, ये बुक मैंने शायद दिसंबर या जनवरी में पब्लिश की है। अब देख लीजिएगा, डेट है वहां पे, वहां लिखी हुई पब्लिकेशन की डेट। तो ये तब लिखा था मैंने। इसमें क्या लिखा हुआ था? ये जो आरक्षण है 33% का, ये केवल परिसीमन, पहले डिलिमिटेशन होगा, जनसंख्या ये होगी, जनगणना होगी के बाद प्रभावी होगा। इन्होंने प्रभावी कर दिया जब 106वां संवैधानिक संशोधन बिल का मतलब अमेंडमेंट जब आया कुछ दिन पहले, वो मतलब अमेंडमेंट बिल था, तो उसके अंदर जब वो जो आया उससे एक दिन पहले उसको मतलब इफेक्टिव कर दिया था, उसको मतलब प्रभावित, उसको मतलब गजेट में उसको छपवा दिया था। वो प्रभावी हो चुका है बिल, आज की डेट में वो प्रभावी है बिल। ये जो महिला का आरक्षण का बिल है वो हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि केवल परिसीमन और जनगणना के बाद, इसके बाद अभी जो भी जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, उसके बाद ये बिल लागू होगा। ये लिखा गया था 2023 के अंदर। इसको अमेंड करना था, ये अमेंड फिर नहीं करने दिया उन्होंने, विपक्ष ने। क्योंकि यहां तो लिखा हुआ जब नेक्स्ट जनगणना होगी जो जातिगत हो रही है। अब जातिगत हो रही है तो जातिगत जब जनगणना होगी तो सारी जातियों का अपना अपना रिप्रेजेंटेशन सामने आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ेगी।
उसके बाद में ये जब डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में ये 33% सीटें देनी है उनको, ये यहां लिखा हुआ था। लेकिन सरकार ने क्या करा, सरकार ये चाहते थे कि हम अभी दे आरक्षण इनको, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से, अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देंगे तो हमने जस्ट पढ़ा था कि जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा की सीट्स बढ़ी रहती है। तो साउदर्न इंडिया की जनसंख्या नहीं बढ़ी ज्यादा, उनकी सीट्स कम हो जाती मतलब कम रेट से बढ़ती, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट्स। बट जो उत्तर भारतीय स्टेट है, वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है अनफॉर्चुनेटली, तो वहां सीट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, तो रिप्रेजेंटेशन साउथ का और नॉर्थ का और जो खाई है वो और बढ़ जाती। अगर 2011 के जनसंख्या के हिसाब से ये बिल, ये 33% सीटें देना तो एक बहाना हो गया, फिर तो सीट्स बढ़ाना मतलब नॉर्थ इंडिया में हो गया, और लोकसभा की सीट्स बढ़ाना नॉर्थ इंडिया में, और जो साउथ इंडिया में सीट्स कम बढ़ाना। मेन बात तो ये हो गई, मेन चीज डिलिमिटेशन था, ये अमेंडमेंट, ये डिलिमिटेशन बिल था जो गिरा है। महिला आरक्षण बिल तो आज की डेट में प्रभावी है वो, और 2023 में वो पास हो चुका था। ये जो भी गिरा है, ये डिलिमिटेशन बिल था वो, महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन बिल था। ये मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है, मैंने वो बिल पढ़ा है। जो भी अमेंडमेंट जो बिल था जो कि अभी पास नहीं हो पाया, उसको मैंने पढ़ा है ड्राफ्ट को, उसमें डिलिमिटेशन की बात की गई थी, इसको हटाया गया था, यहां पे इसको हटाना था, उसको जनसंख्या के बाद प्रभावी, सॉरी जनगणना के बाद प्रभावी, इसको हटाना था उनको, डिलिमिटेशन रखना था उसको 2011 की जनसंख्या के हिसाब से। कौन से स्टेट को कितनी सीट्स दी जाएगी उसमें लिखा हुआ नहीं था। अगर ये लिखा हुआ था तब भी कोई बात नहीं थी, वो भी लिखा हुआ नहीं था। तो 2011 के हिसाब से अगर आप डिलिमिटेशन करोगे तो नॉर्दर्न स्टेट्स की तो सीट्स बहुत बढ़ जाएगी, साउदर्न स्टेट्स की सीट्स कम बढ़ेगी, तो गैप बढ़ जाएगा। जब गैप बढ़ जाएगा तो किसी एक पार्टी को, खाली नॉर्दर्न इंडिया जीत लिया अगर उसने लोकसभा में, तो उसका बहुमत मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम थी। महिला आरक्षण तो वैसे दे चुके हैं 2023 में, किसी ने भी इसका विरोध नहीं करा था, ऑलरेडी दे चुके हैं। आप और मैं सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट है, आप और मुझे तो ये जानना ही चाहिए एग्जैक्ट क्या पोजीशन है, सोशल मीडिया में क्या चलता है, चाय की थड़ी पे क्या चलता है। ये जो मान रहे हैं उनको मानने दो, उनको नहीं बनना RS या IAS, उनको देश की सेवा नहीं करनी है, उनको सिर्फ वही करना है जो वो कर रहे हैं। आपको और मुझे तो हर सही चीज से की जानकारी होनी चाहिए, तो आपको ये जानकारी मैंने अभी दे दी है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये क्या सही है क्या गलत है, आप पढ़िए, उस ड्राफ्ट को पढ़िए। न्यूज चैनल पे वो एंकर क्या बोल रहा है क्या बोल रही है मत सुनिए, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा उनको, जो मन में आएंगे वो बोलेंगे। पता है ना ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या किस तरह की रिपोर्टिंग की गई थी इंडियन मीडिया के द्वारा, तो क्या उम्मीद रखते हैं हम उनसे, क्या उम्मीद रखें वो सही, वो जो भी न्यूज बताएंगे वो हमको सही बताएंगे, तो बायस नहीं होंगे वो। हम ये उम्मीद कर सकते हैं 180-90 देशों की प्रेस फ्रीडम के अंदर हम 160 पे बैठे हुए हैं, 157 पे बैठे हुए हैं, क्या उम्मीद रखते हो ऐसे मीडिया से? तो खुद पढ़िए, खुद समझिए, क्योंकि आप एक अवेयर सिटीजन अगर आप नहीं होंगे, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनने वाले इस देश के, वो अगर नहीं होंगे अवेयर सिटीजन, तो फिर किससे उम्मीद की जा सकती है? और बिना अवेयरनेस, बिना एजुकेशन, बिना रियल नॉलेज के देश की तरक्की नामुमकिन है। चलो थोड़ा सा भाषण दे दिया मैंने, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना, भारी गलती कर दोगे, एक ध्यान रखिएगा। लोकसभा में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, मेरे बारे में राय मत बनाना मतलब मैं जो ये कह रहा हूं आपको ये लगेगा कि मैं इस पार्टी का सपोर्ट करता हूं उस पार्टी का सपोर्ट नहीं, इसलिए राय मत बनाना। मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूं वो मैं जानता हूं, मेरा व्यक्तिगत मत है वो मैं यहां बता नहीं रहा हूं।
तो राय मत बनाना कोई भी मेरे बारे में कि मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। ये कहने का मतलब मेरा ये था। लोकसभा में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, वो जो अपन ने वहां पढ़ा था, सबसे ज्यादा सीट्स है यूपी में, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा 80 सीट्स। राजस्थान का हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, 25। इन सब की एक एक सीट्स है इन सारे स्टेट्स के अंदर। ये सारे स्टेट्स के अंदर 2 सीट्स है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट है, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद नहीं करनी, ऐसे तो बहुत सारी दी हुई होती है और स्टेट की भी दी हुई होती है, नहीं करनी याद। आरक्षित सीट्स 330, 332 आ गया। अनुसूचित जाति पूरे इंडिया में 84 सीट्स है एससी की, जो जो रिजर्व सीट्स है। और एसटी की रिजर्व सीट जो है वो, तो ये लोकसभा की, ठीक है, ये 330 की बात कर रहे हैं हम, 330 के अंदर ये है। ये 332 राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, 332 में भी राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। 84 एससी की और 47 एसटी की, तो टोटल इंडिया में जो रिजर्व सीट्स है वो है 131, ठीक है। अभी तक जो है इसमें महिला आरक्षण वाली जो थी ना, वो 330 ए और 332 ए, वो नहीं है इसमें, अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी तक वो दिया ही नहीं अभी तक आरक्षण ना, बिल पास हुआ खाली। चार सीट्स है राजस्थान में एससी की। कौन सी सीट्स है? बीकानेर, भरतपुर, गंगानगर, करौली, धौलपुर, ये 4 एससी रिजर्व सीट्स है इंडिया राजस्थान में। यहाँ से एससी कैंडिडेट्स ही चुनाव लड़ सकते हैं। एसटी की 3 सीट्स रिजर्व है इंडिया में, सॉरी राजस्थान में। उदयपुर एसटी रिजर्व सीट्स है। दौसा एसटी रिजर्व सीट्स है, मीणा का इलाका है वो। बांसवाड़ा एसटी रिजर्व सीट्स है, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब मीणा और कुछ मतलब ग्रासिया भी है इधर, ठीक है। ये रिजर्व सीट्स हैं। टोटल राजस्थान में 7 है, इंडिया में 131 है। लोकसभा सीट से है। अब राजस्थान की विधानसभा में एससी और एसटी की रिजर्व सीट्स कितनी है? 332 के अंदर आएगा, ये आएगा 332 में, वो 330 में आएगा। एससी की रिजर्व सीट राजस्थान विधानसभा में 34 है, एसटी के लिए ये 25 है। टोटल रिजर्व सीट्स 200 में से 59 है राजस्थान में। 332 आर्टिकल 332 में लिखा हुआ है ये सब, ऐसे ही हर स्टेट का लिखा हुआ है 332 में। मुझे लगता है अब टाइम हो चुका है अपना। हाँ, तो अभी अपना अभी हम ये चैप्टर अपन यहीं तक करते हैं। कल अपन पढ़ेंगे इसमें अनुच्छेद 82 से इसको कंटिन्यू करेंगे, और कोशिश रहेगी कि कल ये चैप्टर भी खत्म हो जाए। तो जितना जल्दी हो सके 20 क्लासेस के अंदर पूरी पॉलिटी करने की हम कोशिश करेंगे, इंडियन पॉलिटी। और मैक्सिमम 10 क्लासेस के अंदर आपकी स्टेट पॉलिटी हो जाएगी। तो टोटल 30 क्लासेस पूरी पॉलिटी हो जाएगी आपकी, इंडियन और स्टेट पॉलिटी, मतलब राजस्थान पॉलिटी, ये सारी हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे जितना हो सके जल्दी करें, और लेकिन कोई चीज़ छूट ना जाए। अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो भी समझाने जरूरी है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रीलिम्स तक ही तो रहना नहीं है। आप में से ही लोग फिर मेंस में हमारा पेड वर्जन जब आएगा, पेड वर्जन मतलब पेड प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करेंगे, तो आप भी आएंगे जो अभी देख रहे हो। तो जब आप आओगे तो मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहे, आप प्रिपेयर रहे थोड़े से कम, मतलब हर सब्जेक्ट के अंदर जो भी मतलब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो आपको पता रहे। जब आप हमारे पास आए, फिर आपको तराशने का काम हमारा, आपको रिसर्च बेस्ड कंटेंट देना वो काम हमारा, किस तरह से आपकी तैयारी को दिशा देनी है वो काम हमारा, वो सारी चीजें हमारी। इसलिए आप में से आएंगे हमारे पास, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि वो चीजें जो यहाँ पे अभी अपने पास वक्त है, प्रीलिम्स की अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, तो वो चीजें जो कि मेंस में काम की है उसको थोड़ा यार ठीक से पढ़े, अच्छे से पढ़े। अब उसको अच्छे से पढ़ने के दौरान अगर 1-2 क्लासेस एक्स्ट्रा भी हो जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और 30 क्लास, और अगर मैं मतलब 20 क्लासेस के अंदर अगर पूरी इंडियन पॉलिटी करवा रहा हूँ, तो मुझे लगता है मतलब 20 क्लास मतलब 30 घंटे में, अगर 30 घंटे में और सब कुछ एक लाइन समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो रिवीजन क्लास होती है वो मतलब कोई एडुकेटर आएगा और यहाँ पीडीएफ कुछ नहीं होती है, वो प्लेन स्क्रीन होती है
और अपने मन से जो उसको उसको याद है वो वो बताता जाता है। ऐसे नहीं, अपन एक एक चीज पढ़ रहे हैं इसकी, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं अपन इसकी, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग 20 दिन में कर देते तो ये अपने आप में बहुत अचीवमेंट है। आपको फिर रिवीजन में भी बहुत आसानी होगी, 30 घंटे तो है, आप 4 दिन में रिवाइज कर सकते हो उसको अगर वापस से क्लास देखनी है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बार अगर कोई चीज पढ़ा दी है, अगर आप और वो आपने एक बार घर पे पढ़ ली है फिर से, तो फिर आपको वापस क्लास देखने की मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी आपको। अगर जरूरत पड़े तो यूट्यूब पे ही है, आप कभी भी देख सकते हैं। और भी कोई इश्यू होता है तो नंबर दे ही रखा है, इस नंबर पे आप कभी भी किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी हमारी टीम अवेलेबल होगी आपको इस पर रिप्लाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, खुद को टाइम देने के लिए और खुद की लाइफ को बेहतर करने के इस यात्रा के दौरान हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।